साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरजा सिंह हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम आज के या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने साथियों के साथ में अनेक समस्याओं को देखते हैं और इन समस्याओं में लड़ने के लिए, समस्याओं को समझने के लिए या फिर समस्याओं के निरूपण के लिए, उसका निदान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज की जो चर्चा का विषय है वह यह है कि परिवार में, परिवार के कल्याण के लिए या फिर परिवार में काउंसलिंग के माध्यम से एक सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार से अपना प्रभावशील उत्तरदायित्व संभाल सकता है, जिससे कि समाज का और परिवार का उद्धार हो सके और सभी को समान अवसर मिले और सभी आगे बढ़े और अपना विकास कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह उद्बोधन एक तरह से जो परिवार की समाज कार्य के संदर्भ में परिवार की चिकित्सा को एक अभ्यास के रूप में विशिष्ट पद्धति कहा गया है, उस पे चर्चा करेंगे। तो जो परिवार को एक व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे परिवार को संपूर्ण तंत्र के रूप में देखते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता इन तकनीकियों का उपयोग करके उनके परस्पर जुड़े हुए संबंधित तंत्र को सुलझाने में, उनके जो संघर्ष हैं उनको समझने में, संचार में सुधार करने में या घरेलू स्थिति यदि प्रभावित होती है तो उसमें सकारात्मक परिणाम लाने में अपनी भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसका विशेष महत्व है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रणालियां या पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं, उसमें परिवार को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है, न कि एक व्यक्ति के रूप में, और सदस्यों को समाधान खोजने में मदद की जाती है और सामाजिक कार्यकर्ता एक तटस्थ मार्गदर्शक के रूप में इसमें काम करता है। इसी प्रकार से जो इसकी संरचनात्मक पद्धति या परिवार में अनुपयोगी पदानुक्रमों का जो अभ्यास होता है या फिर किसी प्रकार का परिवार में कोई कलह या द्वेष होता है, उस परिप्रेक्ष्य में भी यह थेरेपी बहुत ही मददगार साबित होती है और परिवार के कल्याण के लिए यह काम करती है। इसमें प्रमुख रूप से जिन पद्धतियों का या जिन प्रैक्टिसेस का हम सोशल वर्क के थ्रू उपयोग करते हैं, उसमें प्रमुख रूप से नैरेटिव अप्रोच आती है और नैरेटिव अप्रोच में हम लोग कई बार ऐसा होता है कि उनके नजरियों को समझते हैं, परिवार के नजरियों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ में व्यक्ति में जो अंतर्निहित द्वंद्व है, उसके परिवार का जो वातावरण है, उसके आस पड़ोस का जो वातावरण है, उसको समझकर खुद उस परिवार को, उस व्यक्ति को इस प्रकार से सहायता करते हैं ताकि वे खुद अपनी समस्या का निराकरण करें और निराकरण के माध्यम से वो अपना विकास या अपना उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। इस प्रकार से फैमिली थेरेपी एक तरह से साइकोथेरेपी का ही एक रूप है, जिसका प्रमुख मकसद परिवार के बीच हो रहे झगड़ों को सुलझाना, उनकी बातचीत को बेहतर बनाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, समझ को बढ़ावा देना, इमोशनल सपोर्ट इत्यादि पर फोकस किया जाता है। अलग अलग थेराप्यूटिक तकनीकों का इस्तेमाल करके फैमिली थेरेपी फैमिली या परिवार के रिश्तों को मजबूत करने और व्यवहार और बातचीत से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद करता है, जो फैमिली के डायग्नोसिस या डायनामिक्स पे अपनी असर डालती है। इसी प्रकार से अब प्रश्न उठता है कि आखिर फैमिली थेरेपी है क्या? तो फैमिली थेरेपी एक तरह का इलाज है जिसे उन समस्याओं में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जो खास तौर पर परिवारों की मेंटल हेल्थ और कामकाज पर असर डालते हैं। यह परिवार के अलग अलग सदस्यों को मजबूत रिश्ते बनाने, बातचीत को बेहतर बनाने और फैमिली सिस्टम के अंदर झगड़ों को मैनेज करने में मदद करता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, वे एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, इन सब तकनीकों को समझकर इसे बेहतर बनाकर फैमिली थेरेपी करीबी रिश्तों में बदलाव लाने का प्रयास करता है। फैमिली थेरेपी के मुख्य लक्ष्यों में घर का माहौल सर्वप्रथम बेहतर बनाना होता है और फैमिली की समस्याओं को सुलझाकर परिवार में या परिवार के विकास को ध्यान में रखते हुए आने वाली खास चुनौतियों को उसमें समाहित किया जाता है। इसी प्रकार से कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि फैमिली थेरेपी किस प्रकार से की जाती है या फिर फैमिली थेरेपी क्या होती है। तो इसमें परिवारों को हर एक व्यक्ति के लिए यह समझना आवश्यक होता है कि सभी का अपना सम्मान है, उनकी अपनी वैल्यू है और इसी को ध्यान में रखते हुए पर्सनल स्पेस को देते हुए जो समस्या है उसका निदान किया जाता है। इसमें
जो नैरेटिव फैमिली थेरेपी है उसमें हम इस तरह की थेरेपी परिवार के सदस्यों को प्रदान करते हैं, जिसमें अपनी अपनी कहानी बताते हुए समस्या को एक तरह से निकालने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे समझ सकें कि उन अनुभवों ने उन्हें कैसे बनाया और वे दूसरों से या एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इस नैरेटिव के साथ काम करते व्यक्ति सिर्फ अपनी छोटी सोच के बजाय समस्याओं को ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से समझने का या देखने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से सपोर्टिव फैमिली थेरेपी के अंतर्गत हम सभी इस तरह की थेरेपी को एक प्रकार से एक सुरक्षित माहौल में तैयार करने का प्रयास किया जाता है, जहां परिवार के सदस्य खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और परिवार में एक दूसरे के सपोर्ट और एक दूसरे की समस्याओं को खुद समझने और उनका निदान करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से साइको एजुकेशन भी इसमें एक तरीका हो सकता है। इसमें इस तरह का ट्रीटमेंट परिवार के सदस्यों को मेंटल हेल्थ कंडीशन को बेहतर बनाने में या अच्छे ढंग से समझने में किया जाता है। इसमें दवाओं, ट्रीटमेंट ऑप्शन और सेल्फ हेल्प तरीकों के बारे में ज्यादा जानकर परिवार के सदस्यों को एक तरह से सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार से अनेक थेरेपियां हैं जो परिवार में हो रही कलह को, परिवार में स्थापित हो चुके असमंजस्य को दूर करने का प्रयास करता है। तो समाज कार्य इस तरह से अपनी अनेक प्रणालियों के अभ्यास के माध्यम से परिवार थेरेपी का प्रयोग करता है, जिसमें सबसे पहले समस्या को समझने का प्रयास किया जाता है और समस्या को जिसको हम समस्या के समझने के प्रयास को हम कई बार डायग्नोसिस शब्द से निरूपित करते हैं। डायग्नोसिस का अर्थ यहाँ पर यह है कि सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति की, समुदाय की या फिर समूह की अपनी समस्या क्या है उसको समझा जाए और उसके आधार पर उसकी समस्या के निदान की योजना बनाई जाए। तो इन्हीं 3 तरीकों पे सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है और परिवार में सुलह का माहौल विकसित करने का प्रयास करता है, ताकि सभी का आत्मसम्मान बना रहे, सभी को समान अवसर मिले, सभी राजी खुशी अपने परिवार में रहें और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हों। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सामाजिक कार्यकर्ता दूर रहकर भी परिवार के एक सदस्य के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है, ताकि वह परिवार के बीच हो रहे विभेद को समझ सके, उनकी समस्याओं को समझ सके। इसके साथ ही यह भी समझ सके कि वे कौन से कारण हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी परिवार में समस्या का उद्भव हुआ है। अतः परिवार में सामंजस्य स्थापित करने में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका बहुत ही बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ परिवारों में क्लेश है, जहाँ जहाँ व्यक्तियों में विद्वेष है, या फिर लोगों को लगता है कि हम अपनी बात को अच्छे ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, या फिर महिलाओं के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि हमको कोई सुनने वाला नहीं है, इस परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक कार्यकर्ता अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निर्वहित करता है। और यहाँ पे यह भी समझना बहुत जरूरी है कि समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से अपने कार्य को करने का अवसर प्रदान हो, उनके सुख दुख का ध्यान रखा जाए, उनको समझने का प्रयास किया जाए और उनको भी काम करने का समान अवसर मिले। जैसे हम कहते हैं कि सोशल वर्क में हम ह्यूमन डिग्निटी पे बहुत ध्यान देते हैं, ह्यूमन वैल्यू पे ध्यान देते हैं, महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखते हैं। इसके साथ ही हम प्रयास करते हैं कि सबका सर्वांगीण विकास हो, तो उस संदर्भ में भी यह अधिक प्रासंगिक है। तो इस प्रकार से आज की इस छोटी सी चर्चा में हम लोगों ने यह समझा कि जो फैमिली थेरेपी है या फैमिली काउंसलिंग है वो एक सोशल वर्कर के लिए, सोशल वर्क सब्जेक्ट के लिए, इसके साथ ही समाज के लिए बहुत अच्छी है, जिससे हम अपनी समस्याओं को एक ऐसे व्यक्ति से शेयर करते हैं जो आपकी समस्याओं को कहीं बाहर किसी से नहीं कहता और तकनीकी तरीके से, तकनीकी का प्रयोग करते हुए आपकी समस्याओं के निदान में सहभागी होता है। तो आज की श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। अगले वाले श्रृंखला में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर नीरजा सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।